हाँ बच्चों, फिर से आज एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की नई प्रॉब्लम के साथ। दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़े सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन इन फिगर 12.9। पर सर्किट देख लेते हैं। दिख रहा है ध्यान से कि देखिए 4 ओम, 8 ओम और 8 ओम तीन रजिस्टर लगे हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों रजिस्टर आपको पैरेलल में दिखाई पड़ रहे हैं और इनके सीरीज में ये रजिस्टर दिखाई पड़ रहा है। एक 8 वोल्ट की बैटरी लगी है, एक एमीटर यहाँ लगा है, एक एमीटर यहाँ लगा है। बस इतनी सी बात है। चलिए देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है, क्या हमें निकाल के देना है इन्हें, है ना। तो कह रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू 8 ओम रजिस्टर्स। ये जो दो 8 ओम का यहाँ पे 8 ओम का यहाँ पे लगा है, इन दोनों को हटाकर अगर एक लगाएं तो वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करने चलते हैं तो पैरेलल अरेंजमेंट है, इसका फॉर्मूला सभी को मालूम है, दैट इज 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये सभी को मालूम है। इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज किया जाए तो 1/8 प्लस 1/8 है ना, इक्वल टू हो गया 2/8 इक्वल टू हो गया 1/4। इसको रिवर्स कर देंगे तो R की वैल्यू मिल जाएगी 4 ओम। तो पहला पार्ट का आंसर तो आ गया। बहुत सिंपल था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि जिसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत है ना। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके सामने मिल गया है। तो फर्स्ट पार्ट को यहाँ रख लेते हैं और देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर अपने पास है, ये आंसर यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर, ये जो दूसरा रजिस्टर अपने पास 4 ओम का है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब मुद्दे की बात क्या है ना कि जो करंट यहाँ से निकलेगी वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट यहाँ जाएगी, फिर ये करंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने के बाद अलग अलग करंट होकर फिर यहाँ एक हो जाएगी और फिर वही करंट यहाँ आएगी, ऐसे यहाँ पे आएगी, वही करंट यहाँ आएगी। मतलब सेल के इस साइड से, पॉजिटिव साइड से जो करंट गुजरेगी वही घूमते घूमते वापस यहाँ पे एंट्री लेगी। सेल से जितनी करंट ड्रॉ की जाएगी वो केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि 4 ओम रेजिस्टेंस कितना है। पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होता है उन सब को मिलाकर देखने के बाद ही हम सेल से करंट कितना ड्रॉ की जाएगी ये निकाल सकते हैं। क्योंकि सेल जो करंट देगी वो केवल 4 ओम को थोड़ी देगी, जो करंट देगी वो 4 ओम से होते हुए सबसे गुजरेगी। तो ये उतनी करंट देगी जितने पूरी सर्किट को ज़रूरत है। तो सर्किट को ज़रूरत है तो इसका मतलब पहला काम हमें करना पड़ेगा कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जबकि हम 8 ओम और इस 8 ओम का सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, है ना। इस दोनों 8 ओम के जो रेजिस्टेंस है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि इनको हटा के अगर यहाँ से इनको हटा दिया जाए तो इनको हटाकर एक रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी 4 ओम। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी 4 ओम। आ चुका है आंसर, ये आ चुका है। अब ध्यान से देखें तो ये 4 ओम और ये 4 ओम, कौन से 4 ओम, ये वाला जो 4 ओम है, ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो अगर इनको ऐड कर दें एज ए सीरीज तो हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट करते हैं तो बी पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट है ना, आर इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सीरीज में है सबको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट का। तो आर इक्विवेलेंट को मान ले R से लिख देते हैं। R1 की वैल्यू 4 है प्लस R2 की वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है 8 ओम। 8 ओम, बात समझ में आ गई ना। तो ये नेट रेजिस्टेंस मिल गया हमको, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस यहाँ मिल जाता है। अब ये बात समझ में आने लगी। चलिए इसको थोड़ा सा स्पेस बनाया जाए और आगे काम किया जाए, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करें, थर्ड पार्ट को देखें। अभी थर्ड पार्ट अभी नहीं हुआ, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है, अभी इसमें बाकी काम करना है ना। क्या कह रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। अब बात करें कि जो हमारा ये सर्किट है, अब इस सर्किट को हम चेंज कर सकते हैं कैसे, ये मान के कि एक ही रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू कितनी है 8 ओम नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और एक सेल लगा हुआ है, उस सेल की कैपेसिटी है 8 वोल्ट, ये है 8 वोल्ट, है ना।
इसकी वजह से सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ से पॉजिटिव साइड से करंट निकलेगा और वापस आकर इस टाइप से यहाँ पे सिर में चला जाएगा। मान लेते हैं ये करंट आई है, तो अब यहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ लगा दें, V इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर, है ना, तो इससे काम बन सकता है ना। तो V कितना है 8, I हमें निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है 8। तो I की वैल्यू आंख बंद करके भी आप कह सकते हो कितनी आएगी, 1 एम्पियर। I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई ना। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, I की वैल्यू 1 एम्पियर। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी अपने पास बी पार्ट सॉल्व हो गया। आप आंसर मैच करिए, देखिए आ रहा है ना 1 एम्पियर, बिल्कुल आ रहा है 1 एम्पियर। तो ये बी पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, ये बी पार्ट तो सॉल्व करके रख लेते हैं, चलिए कहीं रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। बी पार्ट सॉल्व हो गया और आंसर मिल चुका 1 एम्पियर। नेक्स्ट कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर्स। 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस मतलब इधर उधर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा, पोटेंशियल में अंतर। जाहिर सी बात है करंट फ्लो करेगा, इधर से जाएगा और इधर बढ़ेगा। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चलता है। तो अगर हम सी पार्ट को समझें तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना, इसका कितना है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर का, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। इसमें जो रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट कितनी है, वो करंट जो फ्लो कर रही है वो करंट है 1 एम्पियर। इससे गुजर रही है ना 1 एम्पियर, ये करंट हो गया। दूसरी बात क्या है कि इसके 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो अगर वी ए है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर वी बी है ना, तो जाहिर सी बात है ये तो आप कहोगे ना कि पोटेंशियल एट ए इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, तभी तो करंट ए से बी की तरफ जा रही है। हाँ, तो हमें ये नहीं पता करना है कि वी ए कितना है, वी बी कितना है, हमें ये पता करना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस वी पता करना है। वी का मतलब क्या हो गया, हायर पोटेंशियल वी ए माइनस लोअर पोटेंशियल वी बी, यही पता करना है। और यही पता करने के लिए जो ओम्स लॉ है वो लगेगा। तो ओम्स लॉ क्या है इसमें, इस केस में ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर, यही तो होता है ना, आई आर। आई की वैल्यू क्या हो गई, V की वैल्यू क्या हो गई, ये तो हमें पता करना है पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इसके इस तरफ से उस तरफ जाने में। तो V हमें पता करना है, I की वैल्यू हो गई 1 एम्पियर और R की वैल्यू हो गई 4। तो पोटेंशियल ड्रॉप ए से बी तक जाने में कितनी एनर्जी यूज हुई है सेल की, वो निकल आया 4 वोल्ट। ये निकल आया 4 वोल्ट। ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। 4 वोल्ट, देखिए आंसर आ रहा है 4 वोल्ट, ये आ रहा है सी पार्ट का आंसर 4 वोल्ट। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, गुड। चलिए इसको थोड़ा सा पीछे किया जाए जगह बना के और अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया, सी पार्ट हम लोगों ने कर लिया। डी पार्ट, पावर डेसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर। डी पार्ट को समझा जाए पहले, तो डी पार्ट को किया जाए। डी पार्ट में क्या रहा है, पावर डेसिपेटेड। कहने का मतलब क्या है, पावर डेसिपेटेड। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। मतलब 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी निकल रही। वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब है एनर्जी है ना। अब ये जो 4 ओम का रजिस्टर है, मान लेते हैं बल्ब है या हीटर है, इससे हीट निकल रही होगी ना, एनर्जी निकल रही होगी, न फॉर्म ऑफ हीट निकल जाए, लाइट निकल जाए, किसी तरीके से एनर्जी निकल रही। 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी निकल रही है, 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी निकल रही है। तो आप सबको मालूम है कि इस जो सर्किट है अपने पास ये 4 ओम का, उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है। तो करंट तो सबको पता है फ्लो कर रही है 1 एम्पियर, निकाल ही चुके हैं। और इसका रेजिस्टेंस कितना है ये भी सबको पता है, रेजिस्टेंस कितना है इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। ये करंट इसके अंदर से फ्लो करेगी तो जाहिर सी बात है इसके अंदर से यहाँ से हीट निकल के बाहर आएगी। ये यहाँ से हीट निकल के बाहर आएगी, एनर्जी कह लीजिए, हीट कह लीजिए, है ना, ये निकल के बाहर आएगी, ठीक है ना। कितनी हीट 1 सेकंड में आ रहा है, वही उसी को हम कह रहे हैं पावर डेसिपेटेड। कितना पावर ये रिलीज कर रहा है। तो पावर का फॉर्मूला
जो आपने पढ़ा है उसी फॉर्मूले में से 3 फार्मूले हैं, एक लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं। हमारे पास करंट की वैल्यू मुझे मालूम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है, तो बेस्ट फार्मूला है पावर का आई स्क्वायर आर। ठीक है, वैसे वोल्टेज भी मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम है 4 वोल्ट का, ये मालूम है ना। यहाँ पे आप लगाएंगे आई स्क्वायर आर, और जब आई स्क्वायर आर लगाएंगे तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है देखा जाए, ठीक है ना। तो पी आई की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 4, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 4। आपकी मर्जी है तो आप लिखिए जूल पर सेकेंड, आपकी मर्जी है, आप मन करे तो आप लिखिए जूल पर सेकेंड, और मन करे तो इसको लिखिए, जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं 4 वाट। ठीक है ना। तो देखिए आंसर तो दिखाई पड़ रहा है, ये 4 वाट आ गया। ठीक है ना, ये बात भी ख़त्म हो गई, सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। चलिए देखा जाए और कुछ पूछा जा रहा है क्या किसी पार्ट में। ठीक है, हाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है, ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, डी पार्ट हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं ई पार्ट में। ई पार्ट में क्या कथा है, क्या कहानी है, ये समझा जाए। पार्ट ई पार्ट में बहुत ध्यान से देखिएगा। ई पार्ट कह रहा है कि डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ़ एनी, क्या जो 2 एमीटर लगे हुए हैं, 2 एमीटर कौन से लगे हैं, 2 एमीटर कौन से लगे हैं पहले समझा जाए, है ना। 2 एमीटर कौन से लगे हैं ये देखा जाए, पहले ध्यान से देखिए। ठीक है, ये सब हटा दिया जाए तो 2 एमीटर कौन से लगे हैं। एक एमीटर तो लगा हुआ है यहाँ पे A1 और A2। देखिए यहाँ से जो करंट निकलेगी कितनी निकलेगी, अभी आपने कैलकुलेट किया है 1 एम्पियर निकलेगी। यही 1 एम्पियर करंट यहाँ भी जाएगी, कितनी होगी 1 एम्पियर होगी। वही करंट एमीटर के बाहर आएगी, कितनी आएगी 1 एम्पियर आएगी। ये 1 एम्पियर यहाँ पे बट जाएगी, अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है कितनी कितनी होगी, लेकिन ये कोई बात नहीं, बट गया तो बट जाए, और लेकिन वापस आके फिर यहाँ पे कितना हमें मिलेगा 1 एम्पियर। यही 1 एम्पियर यहाँ से गुजरेगी, वही 1 एम्पियर इस एमीटर से गुजरेगी, है ना 1 एम्पियर, और सेल को वापस 1 एम्पियर मिल जाएगी। अब क्वेश्चन जरा पढ़िए, डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग, क्या A1 और A2 में रीडिंग अलग है। आप देखिए A1 में रीडिंग कितनी है, A1 की रीडिंग कितनी है, A1 की रीडिंग कितनी है, आप कहोगे A1 की रीडिंग कितनी है 1 एम्पियर, क्योंकि जितना गुजरेगा इसके इस इनसे अंदर जाएगा उधर बाहर निकलेगा, वही रीडिंग यहाँ मिलेगी। A2 की रीडिंग कितनी है, तो A2 की रीडिंग भी 1 एम्पियर है ना। तो आप ये कह दोगे कि दो मतलब A1 और A2 की रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कह सकते हो नो डिफरेंस, है ना, नो डिफरेंस इन रीडिंग, है ना। और इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें कोई समस्या जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। तो पाँचों प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो चुके हैं। आप आराम से इसको फिर से डायग्राम को दोबारा से देख कर रिपीट कर करके आप देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि मैं सारी बातें आपको समझा पाया हूँ, ठीक से समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और भी अपने दोस्तों से मित्रों से शेयर करना है। थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं।